Welcome back to my channel Wisdom Academy. First of all, thanks to all who are watching this video because आपने टाइटल पढ़ा I am failure. So still एक फेलियर की स्टोरी सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर हो. So thank you so much. क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग ना सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरी पढ़ना चाहते हैं कि जो लोग थे अपनी लाइफ में उन्होंने कितनी डिफिकल्टीज फेस करी, कितने सारे फेलियर फेस करे, इसके बाद वो सक्सेस हो पाए. ठीक है, कितने सारे लोग बहुत फेलियर फेस करने के बाद सक्सेस हो पाते हैं. तो हम लोग क्या है, सक्सेस स्टोरी पढ़ना चाहते हैं और सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं, लेकिन फेलियर की स्टोरी कोई नहीं सुनना चाहता. बट इसका मतलब ये नहीं होता कि फेलियर ट्राई नहीं करते, बट उनको रिजल्ट नहीं मिलता या रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, तो क्या करें. ठीक है, सेकंड चीज ये मैं भी क्या करूं, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं बट मेरे को किसी में भी सक्सेस हासिल नहीं हुई है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक फेलियर हूँ, क्योंकि हमारा जो किसी को भी जज करने का पैरामीटर है क्या है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर पेपर हमारा क्लियर नहीं हुआ तो क्या है, हम दुनिया के लिए फेलियर हैं. अदरवाइज हम किसी भी पेपर के लिए ट्राई कर रहे हैं और हमने वो नौकरी ले ली तो हम सक्सेस है कि हाँ उसको सक्सेस मिल गई, अदरवाइज नहीं. तो हमारा जो फेलियर मेजरमेंट करने का है तरीका यही है. सो इस तरीके से मैं भी कह सकती हूँ कि मैं फेलियर हूँ, क्योंकि मैं भी DSSB PRT एग्जाम के लिए ट्राई कर रही हूँ बट स्टिल मेरे को सक्सेस नहीं मिल पाया है. तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में अब तक जो मैंने नहीं बताया वो आपको बताती हूँ. मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे ना आप लोगों को मतलब गाइड कह लो या फिर आप लोगों के साथ हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को किसी तरीके से काम आ जाए. बस मेरा यहाँ पे मोटिव, यूट्यूब पे बने रहने का मोटिव यही है कि शायद मेरी पढ़ाई में कुछ कमी है या मेरा लक फैक्टर मेरे साथ काम नहीं है कर रहा, जो मैं बहुत एग्जाम्स में बिल्कुल माइनर पॉइंट से रह जाती हूँ. बहुत बुरा लगता है, बार बार ऐसा होता है. तो मे भी शायद मेरे लक में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है, वट एवर इट इज. तो मैं चाहती हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, तो इससे क्या होगी, मे बी वो चीजें आप अपनी ठीक कर लो, वो चीज आपके कहीं भी काम आ जाए. मैं स्टार्टिंग से यही बोलती आई हूँ बट किसी भी वीडियो में मैंने अपने बारे में नहीं बताया क्या है क्या नहीं. बट मैं आपको एक फेलियर स्टोरी बताने वाली हूँ और बेसिकली इस वीडियो में मैं रोना नहीं रोऊंगी कि मेरे पास ये एग्जाम था और ये प्रॉब्लम हो गई तो मैं एग्जाम ठीक से नहीं दे पाई, मैं इसलिए रह गई. ये प्रॉब्लम हुई इस एग्जाम में, मैं इसमें ये थी नहीं. क्योंकि देखो अप्स एंड डाउन तो सबकी लाइफ में आते हैं, सबको ही फेस करना पड़ता है, सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है. अब जिसे सक्सेस मिल जाती है तो हम उसकी सुन लेते हैं, और जो फेलियर होता है उसकी नहीं सुनते कि भाई इसका तो काम ये रोना रोता ही रहेगा, एक तो पेपर भी नहीं क्लियर हुआ, फेलियर है और फालतू में रोना भी रोती रहती है. तो वो मैं यहाँ पे चीज नहीं करने वाली मैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन सबके साथ है, आपको भी फेस करना है, मुझे भी फेस करना है. ठीक है. सो सबसे पहले आई एम कोमल दीक्षित और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है कि मैंने पहले तो DLED करा था साउथ मोतीबाग दिल्ली से, DLED करा है डाइट. उसके बाद मैंने MCOM BCOM करी है, BCOM ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है. उसके बाद BLIS का एक कोर्स होता है लाइब्रेरी साइंस का, वो कोर्स करा है. और अभी मैंने MCOM के जस्ट एग्जाम दिए, मीन सेकेंड ईयर अपना फाइनल ईयर जो है अपना खत्म करा है. MCOM कर दिया, मतलब हो गया MCOM, अब रिजल्ट आना बाकी है. और इसी के साथ ही मैंने BEd का एंट्रेंस का IGNOU का एंट्रेंस दे रखा है जो कि मेरा क्लियर है. तो अब मैं इसके बाद IGNOU में एडमिशन लूंगी BEd में. और MCOM जो है मेरा मार्च में ही फिनिश हो जाता, बट उस टाइम पे क्या हुआ, प्राइमरी टीचर का पेपर आ गया, तो मुझे लगा कि मास्टर्स के एग्जाम में 6 महीने बाद भी दे सकती हूँ. PRT का एग्जाम मेरी प्रेफरेंस रहेगा, तो मैंने उस टाइम पे एग्जाम छोड़ दिए थे. ठीक है. सो राइट नाउ आई एम मास्टर्स कंप्लीटेड और मैं PGT के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगी अगर मैंने इसको 60% के साथ क्वालिफाई कर लिया डिग्री को. तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जो मैंने अपना एग्जाम था 2016 में, देखो मैंने ताजी डाइट करी थी, बिल्कुल सितंबर की बात है, 2016 में बिल्कुल डाइट करके निकले थे. हमारा रिजल्ट भी आ गया था सितंबर में. जस्ट उसी टाइम पे KVS PRT के फॉर्म आए थे 2016 में, मतलब और भी वैकेंसी के फॉर्म आए थे बट मैं एलिजिबल नहीं थी. CTET का एग्जाम दे चुकी थी मैं पहले ही, फरवरी में भी दिया था और दिसंबर वाला भी दिया था, वो भी दिया था एग्जाम, क्वालिफाई हो गया था दोनों. बट सेकंड ईयर वाला वैलिड होता है, तो मैं टेंशन फ्री थी कि फरवरी में मेरा CTET क्लियर है. तो उस टाइम पे KVS PRT का एग्जाम दिया मैंने 2016 में. अच्छे से तैयारी करी थी, सब कुछ बढ़िया हुआ बट कुछ मिस हैपनिंग हुई. मेरे पापा नहीं रहे थे. 7 जनवरी को पेपर था हमारा KVS PRT का. ठीक है, 7 जनवरी को KVS PRT का पेपर था जो कि ऑफलाइन होता था पहले. तो उसी दिन मेरे पापा की तेरहवीं थी और बहुत सारे रिलेटिव्स आए, उनका तो काम ही होता है बोलना. खैर स्टिल मैं पेपर देने गई और जिनको बकवास करनी होती है देखो वो तो वैसे ही करता है. ठीक है, पेपर अच्छा हुआ, पेपर ठीक था. उसका रिजल्ट क्या हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट आया. मेरा जो है सिलेक्शन मतलब रिटर्न क्वालिफाई कर लिया था. ठीक है, रिटर्न क्वालिफाई हो गया. उसके बाद ये अप्रैल में रिजल्ट आया था, अप्रैल के लास्ट में 25 अप्रैल को आई गेस रिजल्ट आया था. और उस टाइम पे क्या हुआ था, इंटरव्यूज बहुत दूर पड़े थे सेंटर. जैसे पहले तो दिल्ली का इंटरव्यू दिल्ली में होते थे या नोएडा के आसपास, बट उस टाइम पे बहुत दूर पड़े थे. किसी का मुंबई, किसी का कोलकाता, किसी का जयपुर, ऐसे दूर पड़े थे. तो मेरा मुंबई को था. 1 जून 2017 को मेरा इंटरव्यू था वहां पे, तो इंटरव्यू देने गई.
वहां पे सबसे पहले ही मेरा था, मतलब फर्स्ट ही मेरा था। और मतलब इतनी घबराहट, पहली बार देने वाली हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ। दैट टाइम आई वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। और मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी कि क्या है क्या नहीं, क्या सबके साथ होता है। तो वहां पे गई और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं रूम में गई और तुरंत बाहर आ गई। तो मैं बाहर आके बोल रही, मैंने कहा यार मैं तो सोच रही थी कि मैं फर्स्ट हूँ तो मेरे से बहुत अच्छे से पूछेंगे, ज्यादा अच्छे से पूछेंगे, बट इन्होंने तो मुझे तुरंत ही बाहर भेज दिया। वो कह रहे कि भाई तुम अंदर थी ना, इसलिए तुम्हें टाइम का पता नहीं चला। बाकी हमसे पूछो कि हम पे क्या बीत रही थी, बट उन्होंने ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स तुम्हारा इंटरव्यू लिया था। उनका चलो ओके फाइन। इसके बाद रिजल्ट आया। सबसे पहले इंटरव्यू के मार्क्स थे, रिटर्न के मार्क्स पता चल चुके थे, इंटरव्यू के मार्क्स आए। तो उस टाइम पे वहां पे क्या प्रॉब्लम हुई थी, मुंबई में वो कह रहे थे, फोकस कर रहे थे कि आप इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। तो उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी मेरी, अभी भी नहीं है। तो दैट आई वाज ट्राइंग हार्ड टू स्पीक इन इंग्लिश दैट टाइम आल्सो। So they were saying and I was trying in English. Okay. Then उन पूरे 15 मिनट में उन्होंने मुझे 2 बार बोला कि प्लीज इंग्लिश में बोलो। तो ठीक है, मेरे को लगा पूरा इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। बट यहीं पे मैंने जब कंपैरिजन करा ना, जयपुर वाले में, सब वाले में ऐसी चीजें नहीं हुई थी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा एक नर्वस हो गई थी कि भाई बढ़िया मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि 30-35 ही दे दें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इंग्लिश में नहीं कर पा रही थी उतना अच्छा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। बट हाँ, आई वाज ट्राइंग। सो जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स तो पीडीएफ आई थी मुंबई वालों के जिनके मार्क्स थे। तो मैं अपना रोल नंबर देख रही थी। तो मेरा जिस दिन मेरा इंटरव्यू था 1 जून में, उसके हिसाब से फर्स्ट ही होना चाहिए था। तो मार्क्स जो चल रहे थे ना, पहले के चल रहे थे, मतलब 29 मई के, 28 मई के। तो मैं देख रही हूँ इन्होंने मार्क्स कितने कम कम दिए हुए हैं, मतलब किसी को 28, किसी को 30, किसी को 35, किसी को 40। मैंने कहा भाई इतने कम मार्क्स। और यहीं पे मैंने जयपुर वाली पीडीएफ डाउनलोड करके देखी तो 40, 45, 50, 52, 56। मैंने कहा भाई मेरा जयपुर ही डाल देते। बट ठीक है, कोई नहीं। जब पीडीएफ देखी तो मेरे मार्क्स थे 45, मतलब कि 60 में से मेरे को 45 मार्क्स मिले थे। तो ठीक है, ये उतने बुरे मार्क्स नहीं थे, ठीक ठाक थे मार्क्स, मतलब ज्यादा बुरे भी नहीं थे, ज्यादा अच्छे भी नहीं थे, ठीक मार्क्स थे 45। तो वहां से थोड़ी सी होप हो गई कि शायद मेरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। बट कंबाइंड लिस्ट बनी, 72 पे कुछ लिस्ट गई थी और मेरे 71, एग्जैक्टली 71 पॉइंट कुछ थे। तो मेरा उसमें नंबर नहीं आया, ठीक है। वो फर्स्ट पेपर था जो मैंने दिया, इंटरव्यू में भी ठीक मार्क्स मिल गए, रिटर्न में भी मार्क्स याद नहीं है मुझे। कंबाइंड लिस्ट बनी तो मेरा नंबर नहीं आया, ठीक है। बट मेरे घर में सब सोच के बैठे थे अरे इसका तो आ जाएगा। और मेरे फ्रेंड्स में भी क्या थे, बहुत सारों ने हमने पेपर दिया था तो डाइट से निकले थे। तो जो मेरा पर्टिकुलर ग्रुप था डाइट का, उसमें से किसी का भी क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो सब कहते थे तू तो इंटेलिजेंट है, तेरा तो आ ही जाएगा, तेरा तो आ ही जाएगा। अब जब फाइनल रिजल्ट आया तो मन था पूछ जाके कहाँ हो तुम, कहाँ आ जाएगा, कहाँ आया मेरा नंबर, जो तुम फालतू बोल रहे थे आ जाएगा तेरा तो नंबर आ जाएगा, कहाँ है, कहाँ आया नंबर, नहीं आया। पर उस टाइम पे कोई भी नहीं होता, ठीक है। वो टाइम तुमने खुद ही फेस करना होता है कि हमने सोचा था हमारा नंबर आ जाएगा बट नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद पता है लोग क्या कहते हैं कि अबे क्या हो गया तेरा नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, और कम से कम तो यहाँ तक तो पहुंची, हम तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाए तो यहाँ तक तो पहुंची। अब इतना गुस्सा आता था ना कि मुंह तोड़ दो, क्या मतलब है यहाँ तक नहीं पहुंची। अरे जब बिल्कुल जॉब के पास जाकर के मुझे जॉब नहीं मिल रही, उससे बुरा क्या होगा। तुमको तो ये है कि चलो तुम्हारा फर्स्ट रिटर्न ही क्लियर नहीं हो तो तुम्हें रिटर्न पे ध्यान देना है। हमने रिटर्न क्लियर कर लिया, इंटरव्यू के लिए इतनी मेहनत करी और फालतू के दिमाग में सपने सजा लिए, जॉब होगी तो ये होगा, जॉब लग जाएगी तो ये होगा, वो करेंगे, वो सारे सपने टूट गए। तुम्हारे तो उस स्टेज से पहले ही टूट गए, तुमने मेहनत करनी है और अरे हम तो वहां जाके नहीं कर पा रहे। तो उस टाइम में बहुत दिमाग खराब होता है, खैर नहीं आया। बट मैं सच्ची बताऊं उस टाइम पे मैं अपनी स्टडी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी, बहुत कैजुअली ले रही थी, ठीक है। तो समझदार, देखो समझदार इंसान क्या होता है, जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो इस टाइम पे ना मैं समझदार इंसान हूँ। बट इंटेलिजेंट इंसान क्या होता है, जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। तो जो भी ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं ना, और स्पेशली इस वीडियो को वो फील कर पाएंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। अदरवाइज जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया वो इस पेन को नहीं समझ पाएंगे, या फिर जो जिन्होंने एग्जाम दिया फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर लिया या उनके पास जॉब मिल गई, मे बी वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। बट इस वीडियो में वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो एग्जाम बार बार बहुत मेहनत करते हैं, फिर कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, या उसके बाद फिर से उनको जीरो से स्टार्ट करके पूरा आगे तक पहुंचना पड़ता है, बट वो फिर रह जाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग समझदार मत बनो, आप लोग इंटेलिजेंट बनो, मेरे से लेसन लो। स्टार्टिंग में कैजुअली मत लो। आप किसी भी एक झाड़ू पोछे वाली नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहे हो ना, सीरियस हो जाओ, मतलब अपना 100% दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, मुझे लगा कि भाई मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है और रिटर्न क्लियर हो गया, इंटरव्यू तक पहुंच गई तो मैं कर लूंगी, मतलब ज्यादा मेरे को थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। मेरे बुद्धि में ये नहीं आया कि मैं और मेहनत करूं कि अगली बार तो मैं नौकरी ले लूं। मेरे को यहाँ था कि चल इतना रह गया ना, अगली बार कर लूंगी, ठीक है। अब 2017 चला गया, 2017 में DSSB MCD की वैकेंसी निकली थी, आपको पता है। 29 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया था। मेरे तो घर में सोच के बैठे थे कि जाते ही लड्डू बांट देंगे, नौकरी लग जाएगी इसकी, बट वो लीक हो गया था, कैंसिल हो गया।
तो एग्जाम ठीक अगले साल हुआ था, 4 शिफ्टों में वो एग्जाम हुआ था, जहां से पूरा का पूरा एनआईओएस से पेपर उठा दिया था, पूरा का पूरा पेपर एनआईओएस से उठा के दे दिया था। और हम बिल्कुल अननोन सोर्स था एनआईओएस, कुछ अता पता नहीं था एनआईओएस क्या है क्या नहीं। 2018 आ गया था यहाँ पे, ठीक है। एनआईओएस के बारे में नहीं पता, हमने कुछ नहीं पता था। और 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 7 तारीख को, 7, 13, 14 और 29 अक्टूबर की बात हो रही है कि 7, 13, 14, 29 को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। और इसी के साथ ही डीओई की भी कुछ वैकेंसी निकली थी, भरा गया। तो मेरा क्या है, एनआईओएस का तो खैर हमने नहीं पता था, उसकी लिस्ट भी इतनी ज्यादा हाई नहीं गई थी, बट टचवुड मेरा पार्ट 1 अच्छा था। और मैं पता पहले एक गलती सबसे बड़ी क्या करती थी कि जब ये फॉर्म वगैरह निकल जाते थे ना, मैं उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करती थी, क्योंकि मैं साथ में मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल भी पढ़ाती थी, तो मैं सीरियस होती नहीं थी। मुझे लगता था थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, मैं कर लूंगी। और लेकिन जब फॉर्म निकल गए तो ऐसे होता था कि भाई मेरे से ज्यादा पढ़ाकू तो कोई है ही नहीं, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ाई मैंने ही करनी है, मैं ही करती थी पूरे पूरे दिन। बट खुद एक कॉमन सेंस की बात है, जो बच्चा पूरी साल मेहनत कर रहा है, पूरे साल 8-8, 9-9 घंटे दे रहा है डेली के, और मैं एक महीने 7-8, 12-12 घंटे देके मैं क्या कर लूंगी? मैं तो उस बच्चे के कंपैरिजन में यहाँ पे भी नहीं हूँ। तो ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं फेलियर हूँ, आप लोग इस कैटेगरी में मत आओ। आप लोगों के पास जो टाइम है अभी है, यूटिलाइज करो, इसको अच्छे से पढ़ो। सोचो आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपसे है, आपको खुद को कंपटीशन देना है, आपको पढ़ना है। बट टचवुड मेरा पार्ट 1 अच्छा था, तो पेपर क्वालिफाई हो जाता है, ई डोजियर भी सबमिट हो जाते हैं। और फिर से 117 पे कुछ पे लिस्ट जाती है, मेरे 116 कुछ होते हैं, मैं फिर से रह जाती हूँ, ठीक है। ई डोजियर सबमिट करने के बाद मैं फिर से रह जाती हूँ, तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है। बट क्या होता है कि मेरे डीओई में भी सिलेक्शन हो जाता है। 2018 में 2 एग्जाम्स हुए थे, एमसीडी और डीओई दोनों के। तो टचवुड फर्स्ट कट ऑफ में मेरा दोनों में ही नाम आ जाता है, एमसीडी और डीओई। तो यहाँ पे अब ये रहता है कि चल कोई नहीं, डीओई में नहीं आया, वो सॉरी एमसीडी में नहीं आया, पहले एमसीडी का रिजल्ट आया था, इट्स ओके, डीओई में आ जाएगा। कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी उम्मीद बनी हुई थी डीओई में आ जाएगा। चलो फर्स्ट लिस्ट आती है, कट ऑफ कर लिया, 124 पॉइंट कुछ पे गई थी, और मेरे स्टार्टिंग जस्ट एग्जैक्ट 123 मार्क्स थे, 122 पॉइंट बिल्कुल 96 कुछ मार्क्स थे। ई डोजियर सबमिट हुआ, फाइनल लिस्ट आई, और मैं फिर से रह गई, ठीक है। तो मेरी लाइफ में थर्ड टाइम था जिसमें मैं बिल्कुल पास, मतलब जॉब रहते रहते मैं रह गई, मतलब जॉब जस्ट मेरे हाथ में थी और रह गई। मतलब अब मैं कहती थी भगवान जी अगर आपको जॉब नहीं देनी इट्स ओके, आप मेरे को थोड़ा ज्यादा मार्क्स से रहने दो ना, कि मतलब 3 नंबर से रह जाऊं, 4 नंबर से रह जाऊं, 5 नंबर से रह जाऊं। मैं बिल्कुल रहती हूँ 1 नंबर के मार्जिन में, 1.5 नंबर का मिनिमम मेरा मार्जिन रहता है, 1 नंबर का। मतलब क्या है, दिलवार होना जॉब। अब ठीक है, नहीं हुई, ठीक है, तीसरी बार मैं वहां पे रह गई, मेरा नहीं हुआ। तो उस टाइम तक भी मेरी सोच यही थी कि थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, मैं थोड़ा सा और करूंगी तो मेरा हो जाएगा, बिल्कुल इतने से रहती हूँ, ठीक है। बट जब ये तीसरी बार मेरे साथ हो गया ना, तो मैं समझ गई कि अब गड़बड़ ना मेरे अंदर ही है ये, क्योंकि अगर भगवान जी उस टाइम पे मुझे जॉब दिला देते ना, तो शायद मैं मेहनत की वैल्यू नहीं समझती कि क्या है, क्योंकि मैं जस्ट कैजुअली पढ़ाई करती थी। टचवुड कह लो बुद्धि इतनी सही है कि मैं उस टाइम पे थोड़े टाइम पे इतना कर लेती थी कि यहाँ तक पहुंच जाती थी, बट भगवान जी चाहते थे मैं और करूँ। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अब मुझे है ना मेहनत करने की जरूरत है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, कैजुअली चीजें नहीं ले सकती। 2019 में डीओई की फिर से एक वैकेंसी आई, फिर से फरवरी में, शायद 2020 की स्टार्टिंग में जिसका रिजल्ट आया था। यस, दिल्ली में यहाँ पे दंगे वंगे स्टार्ट हो गए थे फरवरी के लास्ट तक में, हाँ, तो उससे पहले जस्ट थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया था 2020 में, उसी वाले रिजल्ट का। और ना ये टाइम ना बहुत बुरा होता है, देखो आप अगर पहले रह गए कोई बात नहीं, ठीक है, बट अगर आपने ई डोजियर सबमिशन करने के बाद ना वो एक दिन ना बहुत गंदा बीतता है कि क्या होगा, फाइनल कट ऑफ आएगी तो क्या होगा, मतलब बहुत बुरा टाइम होता है, मतलब बहुत डर लगता है ये टाइम कैसे जाएगा, बहुत ज्यादा सच में हमको डर लगता है, नहीं समझ में आता, वो बहुत बुरा टाइम होता है। और उसके बाद जब रिजल्ट नेगेटिव आता है, एट द एंड आपके पास ना आप ही लोग होते हो, बाकी सबको तो ये बोलना था तेरे बस की नहीं, कुछ भी तू नहीं कर सकती, होगा नहीं, ये भी वो सारे लोग होते हैं ना, अरे तू तो इंटेलिजेंट है, तेरा तो हो ही जाएगा, मेरे फ्रेंड यूजुअली, तू तो इंटेलिजेंट है, तेरा तो हो ही जाएगा। अरे जब नहीं होता तो कहाँ होते हो तुम, तुम्हारा मन करता है ना मुंह तोड़ो, इतनी गुस्सा आती है उस टाइम पे। बट एट द एंड हमारे पास हम ही होते हैं, क्योंकि बाकी सब तो फालतू ने बोलना ही होता है, ठीक है। और पहली बात, आप लोग ना जो आपके पास बहुत फालतू की चीजें बोलते हैं ना, उनकी सुनना छोड़ दो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, गवर्नमेंट जॉब लगनी बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये है वो है, क्योंकि प्राइवेट कर ले, इससे अच्छा तो प्राइवेट है, यहाँ पे सब धांधलेबाजी चलती है, यहाँ पे सब पैसों का ये सब चलता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपका प्लेस कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। 2019 में मैं बहुत सीरियस थी, मैंने तैयारी करी, बहुत अच्छे से डेफिनेटली तैयारी करी। 4th टाइम वही हुआ, ई डोजियर सबमिट हुए, सबमिशन के बाद मैं फिर से रह गई, इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस टाइम पे ना मुझे बहुत बुरा लग चुका था, 4 बार मेरे साथ ऐसा हो गया था कि इतनी आगे तक आके मैं रह चुकी थी। तो मैंने सोचा भैया जॉब अब ना मेरे बस की है नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगनी मेरी, मैं इस चीज को मान के बैठ गई कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी मेरी, नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं लगेगी।
मतलब लक फैक्टर है ना, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। 2020 में लॉकडाउन में चला गया, मेरी थिंकिंग ये बन चुकी थी कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूंगी, ठीक है, ये थिंकिंग मेरी बन गई थी। तो मैंने पूरा 2020 अपना वेस्ट करा है, फालतू में टाइम पास करने में, सब कुछ चलाने में, सब कुछ को भी कह लो, कुछ भी करने में टाइम वेस्ट कर दिया। बट अगर ये बुद्धि मेरे में पहले आ जाती ना, मैं उसको पढ़ती साल को, पूरा साल इतने अच्छे से तैयारी करती ना कि 2021 वाला पेपर मेरे ही होता। बट वो टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत बड़ी गलती करी। आप लोगों के पास टाइम है तो आप प्लीज पढ़ो। फिर उसमें क्या हुआ, 2020 में कांस्टेबल के फॉर्म निकले थे, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के फॉर्म। तो दो मेरी फ्रेंड्स हैं और साथ में थे, हम लोग साथ में पढ़ते थे, थोड़ा बहुत पढ़ती थी। मैथ्स में तब भी कर लेती थी, मुझे मैथ्स करना अच्छा लगता था, तो लॉकडाउन में मैथ्स करती थी मैं, बस मैथ्स ही है तो मुझे बढ़िया पसंद था, तो मैथ करती थी। तो उन्होंने डाइट वगैरह नहीं करी हुई, ग्रेड 12th पास थी, और तो उनको ये फॉर्म भरना था दिल्ली पुलिस का। तो उन्होंने मेरा फॉर्म भरवाया कि तू भर भर भर। मैंने कहा बहन दिल्ली पुलिस है नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे कांस्टेबल के लिए, और वो सच में नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कौन सी तेरी जॉब लगी रही है, तूने इतने पेपर दिए हैं, तेरी लगी क्या जॉब। तो मुझे इतना बुरा लगा सुन के, बट वो सच था, मेरी जॉब नहीं लगी थी ना। तो और कौन सा मेरी कांस्टेबल की जॉब भी लगी जाएगी, मैं कैसे इतना 100% श्योर थी कि मेरी लगी जाएगी। तो मैंने कहा वही बात तो ठीक कह रहे हैं। तो दो फ्रेंडों ने उन्होंने फॉर्म भरा, और मेरा भी जबरदस्ती उन्होंने ही फॉर्म भरा कि तेरे साथ हमारी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैं पेपर अगर भरूंगी तो फिर पढ़ूंगी ना, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ही पढ़ती थी मैं। तो उन्होंने कहा फॉर्म भरेगी तो तू पढ़ेगी, हमारी तैयारी भी साथ में हो जाएगी। मैंने कहा बात तो ठीक है, भर दो फॉर्म। बाद में मुझे बस ये चुप गई थी कि मेरा कांस्टेबल का एग्जाम मतलब कौन सा तेरा क्लियर ही हो जाएगा, तो इतनी श्योर है। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि मेरी फ्रेंड ही मेरे को ऐसे बोल रही है, जो कहती तो इंटेलिजेंट है, तेरा तो हो ही जाएगा। खैर, तो कांस्टेबल का एग्जाम दिया। 10 दिसंबर को मेरा कांस्टेबल का एग्जाम था, जहांगीरपुरी में सेंटर है। 10 दिसंबर को 2020 में वहां का एग्जाम था, तो दिया। और एक फ्रेंड का था 7 दिसंबर को, और एक का सेम था 10, मेरी वाली शिफ्ट में ही था, 10 तारीख को ही। तो 15 मार्च को इसका रिजल्ट आया, ठीक है, 15 मार्च 2021 को इसका रिजल्ट आया। और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कांस्टेबल का, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, 50 नंबर की जीके थी कांस्टेबल में, 50 नंबर की जीके। सीरियसली, यहाँ पे मैं 20 नंबर में नहीं पढ़ती तो 50 नंबर में मैं क्या ही कर पाती। तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी। खैर, बट हाँ, इसमें मैंने ये किया था कि जो क्वेश्चन मुझे आते थे मैं वही अटेम्प्ट करके आई थी, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के गई थी। तो टचवुड यहाँ पे मेरा रीजनिंग का फैक्टर काम कर गया, और मैथ्स के में 15 में से 13 क्वेश्चन ठीक थे, और रीजनिंग में 25 में से 24 करके आई थी, 24 के 24 ठीक थे। आंसर की दे देते हैं सही से, डीएसएसबी की तरह नहीं देते। तो 15 मार्च को जब रिजल्ट आया तो मेरे दोनों में से किसी फ्रेंड का नहीं आया था, बट मेरा आ गया था, ठीक है। तो अब उस टाइम पे लोग खुश होते हैं। मैं सोच रही यार कांस्टेबल में मतलब रिटर्न क्लियर हो गया, फिजिकल की तैयारी करनी है। वो तो दिमाग खराब की, घर वालों को कैसे बताऊं, घर वाले पता नहीं जाने दे नहीं जाने दे। तो वो कह रहे पहले फिजिकल तो कर ले, फिजिकल क्या बस की है तेरे। और सही भी बात है, हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीचर के लिए बच्चे पढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो हमारा शरीर कहाँ है फिजिकल के लिए। उसमें हाई जंप है, उसमें लॉन्ग जंप है, उसमें रनिंग है, तो हमारा बॉडी उस तरीके से मॉडिफाई नहीं है ना। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं करती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम में मेरे उन फ्रेंड्सों ने भी बोला कि भाई देख, तेरा ना टीचिंग लाइन में शायद कुछ नहीं होना, तेरा ना इस पुलिस लाइन में लिखा हुआ है। तो मतलब मैं भी सोचने लगी, हाँ सही बात है यार, मैंने टीचिंग लाइन के 3 4 5 बार एग्जाम दे दिए और क्लियर नहीं हो रहा, तो हो सकता है भगवान ने इसमें मेरा कुछ ना कुछ लिखा हो, इसमें हो। तो मेरे भी दिमाग में इस तरह में हो गया कि हाँ चल ठीक है। बाकी चीज अच्छी भी थी मेहनत करने के लिए। तो मैंने फिजिकल की तैयारी शुरू करी, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप। हाई जंप लॉन्ग जंप आ जाता था, रनिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और हमको तो कुछ पता ही नहीं उस बारे में, क्योंकि हम टीचिंग लाइन में स्टार्टिंग से घुसी हुई हूँ। पैर में मोचे आ रही हैं बार बार, और मोच होने में 3 3 4 4 दिन सही होने में लग रहे हैं, पता भी नहीं था कैसे ठीक करो। और एक बार तो इतनी नौबत तक आ गई, पैर में प्लास्टर चढ़ गया। और मेरे को उस टाइम पर नहीं यार, मुझे करना है, एक चांस मिला है मुश्किल से यार, टीचर की मेरी औकात नहीं, कम से कम कांस्टेबल ही बन जाऊं, मुझे करना है, मुझे करना है। और मैं वही अपना टूटा हुआ पैर लेके प्लास्टर के साथ ही भागने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भाग लूं, कर लूं। जैसे होता नहीं फिल्मों में, भागते भागते प्लास्टर टूट जाता है, बट सच्ची बताऊं वो सब ना फिल्मों में ही होता है। रियल लाइफ में इतना ज्यादा दर्द होता है, और मैं उस पैर के साथ ले जाके अगर और भी कुछ करती ना तो पैर मेरा प्रॉब्लम आ सकती थी लाइफ टाइम के लिए। मुझे डॉक्टर ने बोला बहन शांति से बैठ जाए, 1 हफ्ते का रेस्ट ले ले, ज्यादा उछल मत, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, लाइफ टाइम के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर पैर में प्रॉब्लम है सो यू शुड टेक रेस्ट, ये फालतू की बातें मत करो। तो ठीक है, समझ में आया, चलो जैसे तैसे हो गया। और हाँ, उसमें मेरे मार्क्स थे ना दिल्ली पुलिस में 56 या 57 मार्क्स थे 100 में से कट ऑफ थी। तो जो भी कहता था अभी तू तो लड़की है, तू बस फिजिकल क्लियर कर, तेरा तो नंबर आ रखा है, जो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भी, अरे तेरे तो बहुत ज्यादा मार्क्स है, तेरे तो बहुत ज्यादा मार्क्स है। लड़कियों की कट ऑफ बस 1 नंबर ज्यादा जाती है, 2 नंबर ज्यादा जाती है, और मेरे उस टाइम पे कट ऑफ से शायद 7-8 मार्क्स ज्यादा थे, या 8-9 मार्क्स ज्यादा थे, कुछ इतने मार्क्स थे मेरे। ज्यादा तो कहते थे तू तो बस फिजिकल क्लियर कर, तेरी तो जॉब तेरे हाथ में है, बस लड्डू बांटने की तैयारी कर ले, यहाँ से तेरी जॉब लग गई, यहाँ पे तेरी जॉब लग गई, देख लियो कौन सा थाना चूज करेगी, कहाँ रहेगी, फालतू की बकवास करते थे। तो मन में आ जाता था है सच में, अरे सच में ऐसा है।
तो भाई मैं जो थी अपनी फिजिकल की तैयारी 200% के साथ करी कि अगर सच में कट ऑफ लड़के कहते हैं कि, क्योंकि वो कहते थे लड़कियां ना फिजिकल क्लियर नहीं कर पाती, मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स रह जाती है, तो कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाती, लड़कों की ज्यादा हाई जाती है। तो मैंने कहा चलो भाई ये तो मेरे लिए एडवांटेजेस ये करते हैं। फिजिकल तैयारी करी और लोगों की बात करें, मेरा तो नंबर आ रखा है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इवन मैंने एक बार भी सोचा नहीं कि मेरा नंबर नहीं आएगा, बट मैं अपनी किस्मत को कैसे भूल सकती थी। ठीक है, फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया, रिजल्ट आया था अभी अक्टूबर नवंबर के आसपास, जुलाई के लास्ट में, जुलाई अगस्त के लास्ट में रिजल्ट आता है। नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि कट ऑफ जो थी ना वो मेरे 8 नंबर थे ना, 10 नंबर ज्यादा बढ़ी थी, मतलब 10-11 नंबर ज्यादा बढ़ गई थी जितनी कट ऑफ से थी। तो फाइनल में मेरा फिर से नहीं आया। तो उस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि इस टाइम तक मैं आते आते ना और भी फॉर्म भरने लगी थी, और बाकी कांस्टेबल का सच्ची बताऊं मेरा मन भी नहीं था, वो दूसरों का इतना इन्फ्लुएंस था इस वजह से। बट देखो बुरा तो लगता ही है, मैंने हाथ पैर तुड़वाए थे, पैर तुड़वाए थे, इवन देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, गिरते हुए निशान भी है, तो बुरा तो लगता ही है, ऑब्वियसली एक इंसान को बहुत बुरा लगता है। तो उस टाइम पे तक मैंने फॉर्म भर दिया था यूपीएसआई का, ठीक है। तो मैंने केवीएस पीआरटी दिया 2 टाइम्स, लास्ट में रह गई। डीटीपीएसबी पीआरटी 3 टाइम, लास्ट में रह गई। दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम दिया, लास्ट में रह गई बिल्कुल फाइनल में। अब यूपीएसआई की बारी थी, ठीक है। ये मेरा एग्जाम था दिसंबर में, 2 दिसंबर 2021 में मेरा एग्जाम था 3rd शिफ्ट में, ठीक है, यूपीएसआई का। क्योंकि तब तक मैं भर चुकी थी, क्योंकि जब मैंने कांस्टेबल का क्लियर कर लिया तो यहाँ से लोगों के कहने पे ये आ गया था कि कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये, कांस्टेबल से ज्यादा इज्जत मिलेगी। ये सारी बातें मेरी नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसके बारे में। ये था कि 2 पोस्ट ऊपर होता है, 2 स्टार मिलेंगे तेरे को, गन मिलेगी तेरे को, बहुत सारी चीजें मिलेंगी तेरे को, इज्जत मिलेगी। तो सब इंस्पेक्टर एक बहुत अच्छा एग्जाम है, समथिंग सारी चीजें ऐसे ऐसे करके। तो मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भरा, और इसका जो सिलेबस था मुझे इतना ज्यादा टफ नहीं लगा, मैंने इतनी ज्यादा तैयारी नहीं करी थी उसकी, क्योंकि रीजनिंग आ रही थी, मैथ्स नहीं आ रही थी, रीजनिंग आ रही थी, हिंदी आ रही थी, जीके आ रही थी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ ही रहे थे डीएसएसबी पीआरटी के लिए। तो मेरा मन ये भी था कि हाँ मैं इसके साथ साथ उसकी भी तैयारी कर लूंगी, क्योंकि 2021 में मई में डीएसएसबी पीआरटी की 20 वैकेंसी निकल चुकी थी डीओए की, और साथ में एमसीडी की भी निकली थी, तो वो दोनों फॉर्म में भर चुकी थी। बट मई जून में फॉर्म भरवाने के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर ये सब तो गायब ही हो गया, डीएसएसबी एग्जाम का कोई लेना देना ही नहीं था। बट स्टिल मैंने यूपीएसआई का इसलिए भरा क्योंकि अगर मैं उस एग्जाम के लिए भरूंगी, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ही जाती हूँ मैं, तैयारी करती हूँ, तो उस एग्जाम की जो मेरी तैयारी होगी वो साथ में उसकी होगी। और इस टाइम पे मैंने स्कूल वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, टोटली पढ़ाई पे फोकस करना था। यूपीएसआई के लिए मैंने तैयारी करा, तो रीजनिंग होगी मेरी, हिंदी तैयार होगी, वो मेरी डीएसएसबी पीआरटी के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे यूपीएसआई का एग्जाम दिया मैंने 2 दिसंबर को, और इसमें भी फिजिकल था। तो इसमें कह रहे थे कि अब लोग ही कहते हैं, पता नहीं कितने तो कहने वाले लोग होते हैं, उन्होंने कहा 200-250 नंबर लिया तेरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि लड़कियों की कट ऑफ कम जाती है। तो जब मैंने पेपर दिया, फिर इसके आंसर की आ गई थी 10-15 दिन बाद ही, तो 250 से तो बहुत ज्यादा मार्क्स बन रहे थे मेरे, ठीक ठाक मार्क्स बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है फिजिकल की तैयारी करते हैं। और इस टाइम पे क्या हुआ, 2021-20 के बाद जब मैंने 2020 में जब मैंने कांस्टेबल का एग्जाम दिया, तो उसके बाद ना मेरे दिमाग में हो चुका था भाई अब तो जॉब लेनी है, क्योंकि एक तो बहुत बार फेलियर मैं फेस कर चुकी थी बिल्कुल पास में आके, और उसके बाद ये था कि जॉब अब झाड़ू पोछे वाली भी जॉब लग जाएगी ना, भले ही गवर्नमेंट की हो, मैं ले लूंगी। क्योंकि जहां भी जा रहे हैं लोग पूछते हैं जॉब लगी नहीं लगी, क्या कर रही है क्या नहीं, कुछ है ही नहीं, और लोग फेलियर ही बोलेंगे, क्योंकि जब जॉब नहीं है तो मुझे था मेरे को जॉब लेनी है। मैं ना फिर जो भी एग्जाम निकले हर एक एग्जाम भरने लग गई थी। तो इसमें मैंने थोड़े से एग्जाम क्वालिफाई करे, जैसे रीट 1 रीट 2 जो लास्ट ईयर निकला था मैंने भरा, सीटेट 1 तो 4-5 बार क्लियर है, जब भी क्योंकि फॉर्म निकलते थे मैं भर देती थी कि पैटर्न चेंज हो रहा है नहीं चेंज हो रहा। सीटेट 2 मैंने लास्ट टाइम करा, और क्या होता था सिर्फ 100 रुपए का फर्क होता है, 200 रुपए का, 1000 रुपए में एक फॉर्म हो सकता है और 1200 में दोनों। तो मैं सोचती जब 1000 रुपए के लिए दूंगी तो दूसरा भी भर ही दूं। तो सीटेट 1 सीटेट 2 मैंने क्लियर करा, यूपीटेट 1 यूपीटेट 2 क्लियर करा जो लास्ट ईयर हुआ है, अभी जनवरी में एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट आया, और एचटेट भी मेरा 2 बार क्लियर है। ये हुआ था 3 जनवरी 2021 को एग्जाम हुआ था, जब सोनीपत मेरा सेंटर पड़ा था, किसान लोग बैठे थे। तो ये क्वालिफाइड करें एग्जाम, इसको मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा चीज हो गई थी कि मुझे ना बस नौकरी लेनी है कैसे भी। तो मैंने सोचा अब वो दिल्ली में हो या वो कहीं भी हो, तो मेरे को नौकरी लेनी है। तो इसलिए मैंने हमारे जो आसपास के स्टेट है, रीट, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, ये आसपास के स्टेटों के एग्जाम क्लियर कर लिए, क्योंकि जहां भी नौकरी मिले मैं बस नौकरी ले लूं, कहीं भी हो मुझे नौकरी ले लूं। यूपीएसआई के टाइम पे मुझे ये हो चुका था, मुझे बस नौकरी लेनी है, नो मैटर कहाँ मिले कैसी मिले, जो मिले मुझे लेनी है। तो देखो यूपीटेट भी मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा डर था। देखो यूपी में सीटेट चल जाता है, या तो सीटेट हो आपके पास या यूपीटेट चल जाता है, बट मेरे दिमाग में आया भैया सीटेट तो मेरा क्लियर है, दोनों क्लियर है, बट अगर मैं एग्जाम देने जाऊं पता नहीं यूपी के दिमाग में क्या है कि भाई यूपी में यूपीटेट वाले ही देंगे, तो इसलिए मैंने यूपीटेट भी क्लियर करके रखा। और एचटेट तो देखो एचटेट तो हरियाणा में तो एचटेट
SAT मांगते हैं, इसलिए मैंने क्लियर करके रखा। यानी अब मैं रेडी बैठी हूँ कि यहाँ पे इन चारों में से कहीं भी वैकेंसी निकलेगी मैं भरूं और मेरा नंबर आए। रीट में भी मैं फर्स्ट वाले में सिर्फ 2-3 नंबर कम रह गए, उसमें भी मैं रह गई, बट मैं इसको जोड़ नहीं दी। तो क्वालिफाइड एग्जाम है, ये सारे क्वालिफाइड हो गए, एक एक बार नहीं दिए, सारे क्वालिफाइड हो गए। अब मैं इतनी परेशान की, जब सारे एग्जाम क्वालिफाइड हो जाते हैं तो भाई मैं रह कहाँ जाती हूँ, कहाँ प्रॉब्लम है। बट मैं हमेशा रहती हूँ, और कहाँ रहती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले में जो भी होता है। ये सारे MCOM BLI MCOM किसी में भी मेरी एक बार भी कंपार्टमेंट नहीं आई, एक बार भी बैक नहीं आई, सारे आराम से क्लियर हो जाते हैं। पता नहीं क्वालिफाइड वाले एग्जाम में क्या आफत आती है, पहले भी नहीं रहती, बाद में रहती है। ठीक है, UPSI का दिया, फिर जनवरी दिसंबर निकाल दिया, जनवरी से मैं फिजिकल पे जाने लगी कि मेरे को करना है, पहले की तरह प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब मैं फ्रेशर नहीं थी, अब मेरे को एक्सपीरियंस था, मुझे पता है कैसे रनिंग वगैरह सब करनी है। इसकी तैयारी करी थी बढ़िया से। तभी 7 फरवरी 2022 को एकदम से नोटिस आता है कि DSSB PRT का एग्जाम हो रहा है। अब मेरे को फिजिकल की भी तैयारी करनी है, PRT की भी तैयारी करनी है, बट PRT मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेरा गोल PRT है, तो मैंने फिजिकल पे जाना छोड़ दिया। मैंने फिजिकल की तैयारी छोड़ दी कि UPSI का अगर रिटर्न क्लियर हो जाता है, मेरे को फिजिकल देना ही नहीं, क्योंकि मुझे PRT में नंबर लेना है। PRT में लग गई, बहुत मेहनत करी, पार्ट 1 पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लिया था, और उस टाइम पे NIOS करा, मैंने पहले बता चुकी हूँ, 12-12 13-13 घंटे NIOS खूब अच्छे से करा, रगड़ा। तो इसका फर्क ये हुआ, मैंने बताया भी आपको कि मैं किस में आ गई थी, मतलब 124 लास्ट मार्क्स से, मान लो 100 ज्यादा बोल रही हूँ, 123 थे मेरे, मैं 148 पे आ गई, मतलब 123 से 148 तक की जर्नी कर ली। बट स्टिल 47/21 में क्या हुआ, मैं रह गई। बट इस बार मेरे को, ठीक है मैं रह गई, बहुत बुरा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा बुरा लगा कि मैं रह गई। अब मार्क्स कितने हैं, 148। हर टाइम पे जब भी मेरा सिलेक्शन हो, सब कुछ घर वालों ने यही कहा कि तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे, तेरा नहीं होगा, तेरे बस की नहीं है, तेरी लगनी नहीं है जॉब। बट इस बार जब ये रिजल्ट आया ना, तो एक पहली बार निकला कि 148 मार्क्स से इतना बच्चा नंबर ला रहा है, अब और क्या करे। ठीक है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, बट नहीं हुआ। और साथ ही UPSI में क्या हुआ, ये मैं बताती हूँ। मार्च में पेपर थे, मास्टर्स के पेपर मैंने छोड़ दिए, DSSB PRT के पेपर पे फोकस करा। फिर मेरे जो हो गया, फिर अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल में रिजल्ट आता है UPSI का, तो मेरा रिटर्न क्लियर हो जाता है, UPSI का रिटर्न क्लियर हो गया। अब बारी है फिजिकल की, तो टाइम का छूट, ज्यादा टाइम नहीं मिला, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो रही थी, इस चक्कर में 10-15 दिन मिल गए, और उस 10-15 दिन में ही था मुझे करना है, क्योंकि अब एग्जाम तो मैं दे चुकी हूँ, मैं वहां से फ्री हूँ, अब मुझे फिजिकल करना है। अब फिजिकल क्या, बच्चों सोचो जनवरी से फिजिकल कर रहे हैं, और मैं कब कर रही हूँ, अप्रैल में स्टार्ट कर रही हूँ, मई में मेरा फिजिकल है। 21 मई को मेरा फिजिकल था, और 14 अप्रैल को रिजल्ट आया था, और 21 मई को मेरा फिजिकल था। बीच में शुक्र है इतना टाइम मिल गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। टाइम कम था, सुबह शाम जाना, रनिंग शुरू करी, सुबह करा शाम को करा, चलो ठीक है। मेरठ में मेरा फिजिकल था, 21 मई को फिजिकल दे के आई। टचवुड बिल्कुल बॉर्डर लाइन से क्रॉस हुआ, 10-12 सेकंड बचे थे, बट हो गया, मेन थिंग इसकी हो गया। अब यहाँ से बहुत ज्यादा उम्मीद आ गई कि मेरा नंबर ना UPSI में तो आ जाएगा। मैं यहाँ से टेंशन फ्री थी कि UPSI में मेरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ गई थी ना, कट ऑफ गई थी 278 पे, और लड़कियों की, और मेरे मार्क्स बन रहे थे 294। तो मैं थी कट ऑफ, अगर 5 नंबर भी आगे जाती है, 6 नंबर भी आगे जाती है, 10 नंबर भी आगे जाती है, इवन कि अगर कट ऑफ जो है 14 नंबर ज्यादा जाती है, तो भी मेरे हैं, देखो 14 क्या, 14-16 नंबर में दे सकती हूँ कि 16 नंबर भी कट ऑफ जाएगी। और इतनी ज्यादा आज तक कट ऑफ मैंने देखी नहीं थी किसी की भी, तो मैं किसी को बताती नहीं थी। मतलब मेरे 278 नंबर कट ऑफ थी, और मेरे ना, मैं सबको बताती थी 285 है, जबकि रियल में मेरे मार्क्स थे 294। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होके वैसे 292 थे, बट नॉर्मलाइजेशन के बाद 294 हो गए थे वो। तो क्या था, मैं सबको 285 बताती थी, तो सब कहते थे हो जाएगा 7 नंबर, तब भी कहते थे हो जाएगा, 7 नंबर ज्यादा ना तेरे, हो जाएगा। मैं ठीक था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल मेन था, टचवुड वो पूरा हो चुका था। अब जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ गई 297 पे। ठीक है, इस बार मैं 1-2 नंबर से नहीं थी, रही तो थी 3 नंबर से पूरे 1, अब बोलोगे 7 पे नहीं गई, मतलब 296 पॉइंट कुछ पे थी, मतलब 297 ही मान लो। अब कट ऑफ गई कितने पे, 297 पे। मैं इस बार कट ऑफ से देखो 14-15 नंबर ज्यादा लेके बैठी हूँ, लेकिन इस बार भी मेरे को 14-15 नंबर काम नहीं आए। फिर मैं फाइनल में 294 मेरे नंबर थे, 297 कट ऑफ गई। मैं फिर से यहाँ पे एक बार सिलेक्शन रहने में मैं फिर से रह गई, और मैं उस टाइम पे इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे नहीं समझ में आ रहा था। फिर अब DSSB PRT के रिजल्ट आने बाकी थे, तो आपको पता है 12 अगस्त को 47/21 का रिजल्ट आया, जिसमें थे मेरे 148। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे रिजल्ट आया और मैं जब खोल रही थी ना उस चीज को, लिंक को, मैं आई स्टार्टेड क्राइम, मैं रोने लग गई पूरा, रोते रोते, मेरे को नहीं पता क्या नंबर होगा क्या नहीं, मैं बहुत ज्यादा रोने लग गई। बाकी मैंने सोचा ही नहीं मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। मेरे नंबर पे नजर पड़ी 148, हल्का सा 1 सेकंड के लिए रिलैक्स मिला, नीचे था यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड। अबे भाई इतना दिमाग खराब, मैं क्या करूँ, चुपचाप मैंने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मैंने ना बाद में लॉगिन करके और PDF को अपने फोन में करके रखा, पहले मैंने कुछ नहीं करा, चुपचाप जाके बैठ गई, बस चुप रही।
कोई नहीं, बहुत ज्यादा बुरा लगा, मतलब वो टाइम जो होता है इतना खराब होता है ना। बट बेटा बच्चों, एक चीज याद रखना, एट दी एंड ना हमारे पास खुद के लिए हम ही लोग होते हैं, कोई नहीं आता, पेरेंट्स नहीं आते, टीचर्स नहीं आते, बच्चे नहीं आते, फ्रेंड्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, हम ही लोग होता है। अब हमने डिसाइड करना है हमको उनकी बातों में आके क्या करना है या हमें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, ठीक है। और मैंने उस टाइम पे ना अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि मैंने इस यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था यूपीएसआई के रिजल्ट के बाद। मैं इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी ना कि मैं क्या करूं, मैंने कहा नहीं होगा, मेरा नाम नहीं होगा। मैं अभी ये सोच के भी बैठी हूँ कि अगर 47/21 का रिजल्ट पॉजिटिव आता है बहुत अच्छा है, नहीं आता ना तो मैं अब आगे कोई एग्जाम नहीं देने वाली, क्योंकि जब रहने ही है तो क्या करूँ। बट बाकी पता नहीं, मैं दे भी सकती हूँ, ऐसे गिव अप तो नहीं करूंगी। बट कोई नहीं, तो मैंने सोचा क्या करूं क्या नहीं। तो मैंने यहाँ से मेरे को याद क्या आया, मतलब मेरे ट्यूशन वाले बच्चों ने बोला यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने कहा क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं होना। उन्होंने कहा दीदी आप कुछ मत करो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, क्या पता किसी और के काम आ जाए। तो यहाँ से मुझे लगा कि बच्चे जब इतने समझदार है, वो कह रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, दूसरों के काम आए, तो ये बात सही है। मेरा कहीं ना कहीं नंबर नहीं आ रहा, बट मैं शायद जो पढ़ रही हूँ वो चीज सही है, क्योंकि सिलेक्शन तो हो ही जाता है ना स्टार्टिंग में, लास्ट में आके रहती हूँ ना, तो जो चीज मैं पढ़ रही हूँ वो ठीक है। तो वो अगर आप लोगों के काम आ जाती है, आप लोगों के सिलेक्शन हो जाता है, तो मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी होगी। मेरे से सीखो, मैं फेलियर हूँ अभी, तो आप लोग फेलियर नहीं बनना, आपने तैयारी करनी है, आपको पढ़ना है, आप समझदार नहीं, आप इंटेलिजेंट बनो, आप मेरे से सीखो। और जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, देखो हर जगह बोलने वाले होते हैं 1 साल लगेगा, 1 साल ग्रो करेंगे, अरे तू इतनी इंटेलिजेंट है, तू क्यों यूट्यूब पे कर रही है, क्या है, क्यों कर रही है, फालतू में अपना टाइम खराब कर रही है, घर में भी सब ऐसे ही है। बट अब मेरे को करना था, मैं कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी तो मैं कुछ नहीं कर रही ना, अब एटलीस्ट कुछ तो कर रही हूँ। अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, टच वुड मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला। जो 1 साल लोग कह रहे थे ना, वो आज मैसेज करके बोलते हैं कि देख हमने कहा था ना। अब मेरे को गुस्सा आता है, कुछ नहीं कहती वैसे मैं उन्हें, पर मुझे गुस्सा आता है कि बता तूने कहाँ कहा था, क्या देख, क्या देख बढ़ गए ना तेरे सब्सक्राइबर, मैंने कहा था ना तेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए। क्योंकि देखो लोगों ने मुझे कहा था कि 1 साल तक तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हो जाएगा। बट टच वुड, भगवान की कृपा है, आप लोगों का साथ है कि मैंने अभी मेरे चैनल को 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने स्टार्ट करे नहीं हुए, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए। तो इससे अच्छा क्या है, यानी मैं सही चीज दे रही हूँ ना, सही चीज कंटेंट है मेरा, कहीं ना कहीं एक चीज आपके लिए भी हेल्पफुल है। बट कहने वाले लोग तो अभी भी कहते हैं, बाकी कहते हैं हमने कहा था ना तेरे से हो जाएगा, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक 3 साल पुराना फोन है जिसमें स्पेस भी ठीक से नहीं है। जब मैं एक वीडियो बनाती हूँ तो मुझे पुरानी वाली वीडियो डिलीट करनी पड़ती है ताकि नया स्पेस बन सके, और उस वीडियो को अपलोड करने के बाद फिर मैं डिलीट करती हूँ। एक फोन में ही है, जिससे सब कुछ एक फोन के थ्रू कर रही हूँ, स्मार्टफोन के थ्रू, बट स्टिल चीजें कर रही हैं। तो गिव अप का कोई ऑप्शन नहीं है, हमने करना है, भले ही हम कुछ करें, करना है हमको। जरूरी थोड़ी है कि हमारी जो सक्सेस का पैरामीटर है जो हम कर रहे हैं उसी से नापा जाए, क्या पता हम और उससे अच्छा कर जाए। ठीक है, देखो फेलियर हर कोई होता है अपनी लाइफ में, कभी ना कभी कहीं ना कहीं गिरता है, बट हम स्टोरी उनकी सुनते हैं जो सक्सेस हो जाते हैं। अब जैसे एक ओलंपिक में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को मेडल मिलता है, बट क्या फोर्थ वाला वो फेलियर हो गया, फेलियर ही बोला जाता है वैसे उसके, क्योंकि उसकी कोई पोजीशन नहीं आई, बट ट्राई तो उसने भी अपना हार्ड करा ना। तो यहाँ पे फेलियर सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है, ये है कि हम कितना ट्राई कर रहे हैं, कैसे ट्राई कर रहे हैं, वो एफर्ट्स मीनिंगफुल है या नहीं। तो इस वीडियो से भाई यही कहूंगी, सीखो, पढ़ लो, टाइम है आपके पास, मेरी तरह मत करो, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, टाइम जाता जाता है, एज बढ़ती जाती है, इतना प्रेशर आने लगता है कि क्या करें क्या नहीं, और फिर एक ही चीज और रहना ही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं बार बार फिर भी रहना ही है। तो ये सब चीजों से देखो हमने ही ओवरकम करना है, हम ही है हमारे लिए एट द एंड। तो प्लीज पढ़ो, जो टाइम है आपके पास, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। अच्छा करोगे आप सब अपनी लाइफ में, और मैं भी करूंगी।